पैनकेटाइटिस इज ए किलर डिजीज। पैनकेटाइटिस मार सकती है शरीर को भी, मन को भी और जेब को भी। आप कमाते रहोगे, खर्चा करते रहोगे और ठीक नहीं होती है। शराब पीने वाले 33%, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले 15%, जेनेटिक 8.5%, और रात को जगने वाले 93% और स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट 70%। ये इस किताब में आपको मिलेगा। हाँ। ग्रंथि की गुत्थी, तो ग्रंथि की गुत्थी हमने निकाली, तो हम सब लोग वही तो कर रहे हैं, सो नहीं रहे और खा नहीं रहे। अब ये बात ठीक है कि हम सब कमाते हैं, पर कमाते किसके लिए? सुख से रहने के लिए, और उसके लिए शरीर से इस्तेमाल करते हैं। पर शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं? अब पढ़ो में ऐसी कोई केस आई थी क्या जिन पेरेंट्स को पैनक्रेटाइटिस था और उनके बाद उनके बच्चों को जेनेटिक हो? बहुत सारे। आपको पैनक्रेटाइटिस का अटैक इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका पैनक्रियाज डैमेज हो चुका है। तो मैं सौरभ गावड़े हूँ और मैं बेलगाम से आता हूँ। वहाँ पे टीचिंग का जॉब करता हूँ अभी 1 साल से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 11 साल से मुझे अटैक आ रहे हैं। तो 11 साल से 16 तक मुझे अटैक आते रहे। हम डॉक्टर के पास जाते थे, वो जो दवाई देते थे उसके ऊपर ठीक हो जाता था। तो डायग्नोस कभी नहीं हुआ। 4 बार सोनोग्राफी की, 2 बार इंडोस्कोपी की, तो डायग्नोस नहीं हुआ। तो उसके बाद अटैक आया ही नहीं। 6 साल तक मैं अटैक फ्री था, उसमें कुछ ऐसा सिम्टम नहीं दिखा कि कुछ तकलीफ हो आपको। तो मैं 6 साल सब कुछ किया जो एक नॉर्मल इंसान करता है, वो सब कुछ किया मैंने, खाया पिया घूमा फिरा। तो उसके बाद 2022 में अटैक आया, तो उस वक्त ड्यूडेनटिटिस डिटेक्ट हुआ उसमें। तो उस वक्त भी नहीं पता चला कि 2022 में ये पैनक्रेटाइटिस का दर्द है। तो उस वक्त उस पर ट्रीटमेंट हुई तो वो भी ठीक हो गया। तो अभी अपेंडिक्स के लिए दर्द हो रहा था जून 2025 में। तो पता चला सिटी स्कैन में कि क्रोनिक कैल्सियमिक पैनक्रेटाइटिस है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने साल तक कोई भी दर्द ना होना, मतलब क्या वो साइलेंटली प्रोग्रेस हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि दर्द ही नहीं हुआ मुझे बीच में कोई सिम्टम ही नहीं? डायग्नोज कब हुआ आपका? 2025 में, अभी जून में। तो वो इससे भी पहले डॉक्टर ने डायग्नोज ही नहीं किया? नहीं हुआ। एमआरसीपी हुआ था? नहीं। एंडोस्कोपी हुआ 2 बार, सोनोग्राफी 4 से 5 बार हुआ है। अच्छा, तो आपकी जिसने डायग्नोज किया वो डॉक्टर को पहली बार दिखाया था? नहीं, उन्हीं को दिखाते थे, लेकिन अभी उन्होंने सिटी स्कैन करवाया अपेंडिक्स के लिए, तो उसमें वो एक्सीडेंटली ये डायग्नोस हो गया कि आपको क्रोनिक कैल्सियमिक तो पैनक्रेटाइटिस। डॉक्टर एमडी है कि एमबीबीएस है? एमडी है। तो आप किसी पेट के डॉक्टर से नहीं मिले? लेकिन डॉक्टर बहुत बदले करके बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनको भी दिखाया, तो वो भी ज़्यादा डायग्नोस नहीं करते थे ऐसा कि हाँ सिम्टम के ऊपर ही उन्होंने ट्रीट कर दिया तो ठीक हो जाता था। अगर पैनक्रेटाइटिस के लिए ज़रूरी है कि उस डॉक्टर को पैनक्रेटाइटिस के अलावा पेट की बारी बीमारियों के बारे में पता हो, तो हर एक को पैनक्रेटाइटिस नहीं पता होती है। और जब आपसे पूछा होगा कि आप शराब पीते हो कि नहीं पीते हो, नहीं, तब तो बच्चा था। बच्चे थे ना, तो वो सोचते नहीं कि इनको हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है। अब आज ज़माना बदल गया, आज पैनक्रेटाइटिस रैम्पेंट हो गई है, तो आजकल तो छोटे से पेट को वो पैनक्रेटाइटिस मान लेते हैं। तो रेयर डिजीज़ थी, इसलिए आपके डायग्नोज में दिक्कत हुई। ओके, तो बीच में 6 साल कोई सिम्टम नहीं, कोई दर्द नहीं, ऐसा क्यों? आपका फीकल इलास्टिसिटी टेस्ट कितना है यहाँ पे? अभी 30 आया इधर आने के बाद। 30 है। मैंने आपके सवाल के ऊपर ये सवाल क्यों पूछा कि जिनका फीकल इलास्टिसिटी टेस्ट कम हो जाता है, वो कब हुआ मुझे नहीं पता, उनको अटैक आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि फीकल इलास्टिसिटी टेस्ट का मतलब है एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी। आपका पैनक्रियाज 90% से ज़्यादा डैमेज हो गया है, तब वो कम आता है। तो जिनका पैनक्रियाज है ही नहीं, उन्हें दर्द कहाँ से होगा? तो दर्द हुआ अपेंडिसाइटिस का, बाई चांस वो पता चल गया कि अपेंडिसाइटिस का दर्द और पैनक्रियाज का दर्द अलग होता है। तो जब स्कैन कराया तो मिल गया, अब डायरेक्शन उधर चली गई। तो आपको पैनक्रियाटाइटिस का अटैक इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका पैनक्रियाज डैमेज हो चुका है। तो पता चल गया स्कैन से, क्योंकि प्रोग्रेशन हो रहा था अंदर। इतने साल से प्रोग्रेशन नहीं था, तो वो एक्यूट फेज में था, नहीं दिख रहा था। और एंडोस्कोपी से पेट के अंदर का दिखाई देगा, पेट के बाहर का नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए पैनक्रेटाइटिस शुड बी डायग्नोज्ड बाय ए गैस्ट्रोलॉजिस्ट हु इज नॉट ओनली वेल वर्स्ड विद पैनक्रियाज, he knows all other diseases of abdomen also. ठीक है सर, तो अभी जो आपका इलाज चल रहा है इधर, 1 साल के बाद इसका प्रोग्रेशन जो कुछ भी बचा कुछ है वो बच जाएगा? अभी तक जो मेरा तजुर्बा है, इसमें प्रोग्रेशन रुक जाता है। केवल 2300 मरीज में से एक मरीज को पैनक्रियाटिक कैंसर होकर डेथ हुई है इसी पिछले महीने। तो जो 97 से 2025 तक का डेटा है, 2300 में से एक को हुआ है। तो अब तक मैं बोलता था किसी को नहीं होता है, पर एक को हुआ।
एलोपैथी के हिसाब से 20% से 55% लोगों में कैंसर होता है, लाइफ शॉर्टन होती है। तो थोड़ा सा चौकस रहोगे तो सब ठीक रहेगा। तो इसके बाद प्रोग्रेशन रुक जाएगी तो मुझे मेडिकेशन और 1 साल के बाद अभी तक जितने पेशेंट हैं, मैंने बताया ना कि प्रोग्रेशन रुक जाता है एक को छोड़कर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ी रिसर्च उस पर पता चले कि बायोमार्कर क्या है, कब तक खानी है, कब तक नहीं खानी है। क्योंकि मेरे ऊपर क्या हुआ है कि भारत सरकार की 2 एजेंसियों ने एक्सपर्ट कमेटी भेजे। एक 2017 में आई, जिसमें मैंने 400 मरीजों का डेटा दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट किया है, उन्होंने रिकमेंड किया रिसर्च होनी चाहिए। तो 2017, 2025, फिर लास्ट ईयर 2024 में बायोसाइंस बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उन्होंने खूब सारे मेरा डेटा देखा। कहते इतने सारे डेटा को इवैल्यूएट कौन करेगा? अबे तो देखो, क्यों नहीं कर सकते भाई? और 6 महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट दी, रिकमेंड किया। तो ये बीमारी लोगों को मार रही है। और अभी हमने एक डेटा बनाया, फाइनेंशियल बर्डन। तो 1858 मरीजों ने करीब 112 करोड़ रुपया खर्चा किया है यहाँ आने से पहले, ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपया। तो जो बीमारी जवानों को हो रही है, जिंदगी को ख़राब कर रही है, तो आपके सवाल बिल्कुल जायज़ है, पर आपके सवाल से ज़्यादा मेरे पास अपने लिए सवाल है। दवा कब तक खानी है? दवा कहाँ पे जाके हजम करती है? तो बहुत थोड़ी थोड़ी जो मेरी ताकत है उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मरीज ठीक होते हैं उनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं। 97 वाला भी संपर्क में है। तो अभी तक ये अनुभवजन्य है, इसको विज्ञान परक बनाने की हमारी कोशिश है। पर जो लोग ढंग से रहते हैं वो ठीक ही रहते हैं। पर आपको अटैक इसलिए नहीं आया, वो अटैक आपको पैनक्रियाटाइटिस का नहीं आया था, वो अपेंडिक्स का इधर था। इंसिडेंटली स्कैन में आपका पैनक्रियाज आ गया, क्योंकि आपका फीकल इलास्टिसिस इतना कम हो चुका है कि उससे पैनक्रियाटाइटिस का अटैक नहीं आएगा, पर अंदर अंदर बढ़ता जाएगा, जो कि सीटी स्कैन में आ गया। तो अगर कोई कहता है ना मेरे को अटैक नहीं आ रहा, वो खुश होता है, तो तुरंत उसका फीकल इलास्टिसिस करो। तो मैं सैकड़ों लोगों में करता हूँ। कार तो कहते हैं अटैक तो मुझे आते नहीं, मैं है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो आप लकी हो कि आपको अपेंडिक्स की वजह से पता चल गया, नहीं तो पता चलता जब कैंसर हो जाता। तो कैंसर होने का मतलब यह है कि आप बाहर बैठे हो, पैनक्रियाटाइटिस है, आप अंदर आ गए, कैंसर हो गया, गर्दन पकड़ लिया, मैं क्या करूँगा? यहाँ तक तो रोक लूँगा। तो ये जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट है पैनक्रियाटाइटिस को रिवर्स कर देता है, पर पैनक्रियाटिक कैंसर पर ये दवा उतनी कारगर नहीं है। मेरा नाम पार्थो जाना, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। मेरा पैनक्रियाटाइटिस जो जब भी आया था 2020 में, मैं काम करता मुंबई पे गोल्ड का जो काम होता है ना, गोल्ड बनाने वाला काम में 2007 में मैं मुंबई आया काम सीखने के लिए। मैं मुंबई पे जैसे ही पार आया, उसका 4 महीने बाद ही मेरा पेन चालू हो गया पेट का। 3 महीने 5 महीने छोड़ छोड़ के मेरा पेन आता ही था। अभी नॉर्मल डॉक्टर को दिखाता था, उधर बोलता गैस का दो दवाई और पेन किलर देता था। मैं 2 दिन उल्टी वगैरह होता था, 2 होते होते फिर धीरे धीरे दवाई वगैरह खाना, थोड़ा चावल लेता था, फिर 2-3 दिन में आराम मिलता था। फिर ऐसे ही होते चला गया मेरा। ऐसे ही पेन में सोचा गैस है, लेकिन उस टाइम भी मैं सब इंडोस्कोपी भी किया था, कोलोनोस्कोपी किया था, यूएसजी किया था, कुछ उसमें आया नहीं था। फिर सब ठीक था। 2020 में जैसे 2020 हो गया, उस टाइम मेरा एक बार उस टाइम कलकत्ता पे था, बहुत पेन आया। 4-5 दिन में पेन जैसे कम नहीं हुआ ना, मैं सोचा अभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद डॉक्टर ये सब दिखा, बोलो किधर पेन हो रहा है? मैं बोला इधर। वो डॉक्टर एमडी था, वो बोला तुम्हारा पैनक्रियाटाइटिस का पेन है। मैं बोला पैनक्रियाटाइटिस क्या है? ये तो लिवर नाम सुना है, किडनी सुना है, पैनक्रियाटाइटिस सुना ही नहीं। मेरा घर वाला भी था, मेरा मम्मी, मेरा पापा और मेरा मासी का लड़का। बोले क्या पैनक्रियाटाइटिस समझाओ बराबर, क्या पैनक्रियाटाइटिस क्या है? डॉक्टर ने उस टाइम और कुछ नहीं बोला, उसको मालूम है इन लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। बोला एक चीज़ बढ़ गया, उसको काट के निकालना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। मैं बोला तो ठीक है, और क्या है। मैं मछली और चिकन वगैरह सब खाता था उस टाइम। वो कैरी फेरी बना के हम लोग जैसा कोलकाता वाला खाता है, मछली फेमस है हमारा। मछली नहीं तो चावल नहीं खाएगा, ऐसा है। फिर मेरा 2020 में अटैक आया, मैं 4-5 दिन एडमिट था, ठीक हो गया, फिर चला गया।
फिर मैंने जैसा डॉक्टर ने बोला था बड़ा मछली नहीं खाने का, जो फैट वाला होता है ना वो सब नहीं खाने का। मैं उतना ध्यान नहीं था, मैं मालूम ही नहीं था पैनक्रेटिस है क्या। अभी क्या सुनेगा डॉक्टर का बात। मैं 2 साल ऐसे ही चलाता रहा, लेकिन 2 साल मेरे को कुछ भी नहीं आया पेन वगैरह। मेरा वेट भी 80 kg था। फिर 2023 में मेरा जैसे अटैक आया, उस टाइम भी फिर मेरे को एडमिट होना पड़ा। उस टाइम से लगातार मेरे को आज तक और नहीं छोड़ा। मेरा 2023 का मैं 6 महीने में मेरा 80 किलो से 60 किलो सीधा आ गया, 20 किलो कम हो गए। फिर मैं बोला अभी क्या करेगा। अभी डॉक्टर का इलाज गैस्ट्रोलॉजी मुंबई पे ही दिखाता है, दिखाते ही रहा, लेकिन मेरा 5 बार ERCP हुआ। डॉक्टर ने लास्ट टाइम जैसा मैं एक बार आया था, उधर डॉक्टर ने बोला पूरा पेट में स्टोन भर गया है, पूरा ओपन सर्जरी करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा ओपन सर्जरी मतलब पूरा पेट काटेंगे। अभी पेट काटेंगे तो काम कैसे करेंगे, सोना का काम है। मेरे को बैठ के मतलब 12 घंटा बैठ के ही काम करता हूँ। फिर मैं बोला नहीं करना है। फिर कलकत्ता मुंबई चला गया, मुंबई पे और गैस्ट्रोलॉजी दिखाया। उधर दिखाने के बाद बोला और एक पद्धति है, वो ESW के माध्यम से तुम्हारा पेट का जो स्टोन है ना सब तोड़ देंगे, पहले तोड़ के ERCP के माध्यम से पूरा निकाल लेंगे, ऐसा हो जाएगा। मैं बोला फिर ठीक है हो जाएगा। फिर ऐसा करके करवा लिया। फिर एक बार मैं बोला नहीं निकाला पूरा, ऐसा करके 5 बार मेरा किया हुआ है, 3-3 महीने छोड़ के। अभी भी मेरा, अभी लास्ट टाइम चेक किया, बोला वो भी स्टोन है। मैं बोला कैसे है, 5 बार भी निकाला फिर भी नहीं निकल पाया। मतलब ऐसा स्टोन के मतलब जितना बार निकाला ऐसे ही रह जाएंगे क्या ऐसा। सवाल यही है, मेरे को मुंबई पे रहना चाहिए क्या कलकत्ता पे ही रहना चाहिए। कोलकाता में भी जब भी रहता हूँ मेरा कुछ पेन वगैरह भी और नहीं होता है। जब भी मुंबई पे आता हूँ मेरा पेन चालू हो जाता है। जब आपको पता है कि आपको कलकत्ते में नहीं होता तो कलकत्ते रह लो। लेकिन मेरा काम उधर ही है, कोलकाता में मैं कैसे कमाऊंगा कि घर कैसे तो बम्बई चलाऊंगा। में जो कमा रहे हो अस्पताल में दे रहे हो, फायदा क्या है? ठीक है लेकिन फिर भी देखो, अगर कलकत्ते से मेरे पास पेनकिटाइटिस के मरीज नहीं आते तब मैं बोलता कि कलकत्ते पे रहने से पेनकिटाइटिस नहीं होता, वहाँ भी होता है। हाँ, बम्बई में जब आप रहते हो तो कलकत्ते में आपका परिवार रहता है, और बम्बई में कोलकाता फैमिली भी मुंबई भी अभी रहता है। तब बम्बई में कौन कौन रहता है? अभी मेरा वाइफ और मेरा बच्चा। और कलकत्ते में? कोलकाता में मम्मी पापा रहते हैं। हाँ, तो मम्मी पापा के पास स्ट्रेस कम होता है, बम्बई में बीबी के साथ रहते हो तो स्ट्रेस रहता है, इसलिए बीमारी हो जाती है। हम्म, वो तो रहता है थोड़ा। थोड़ा रहता है ना। हाँ। तो देखो मैंने पकड़ लिया, ये बीमारी का स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, टाइम पर खाना नहीं सोना, ये इस बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। हमने भी एक डेमोग्राफी लिखी तो उसमें हमने देखा कि शराब पीने वाले 33%, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले 15%, जेनेटिक 8.5%, पर रात को जगने वाले 93%, और स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट 70%। ये इस किताब में आपको मिलेगा। तो ग्रंथि की गुत्थी, तो ग्रंथि की गुत्थी हमने निकाली, तो हम सब लोग वही तो कर रहे हैं, सो नहीं रहे और खा नहीं रहे। अब ये बात ठीक है कि हम सब कमाते हैं, पर कमाते किसके लिए? सुख से रहने के लिए, और उसके लिए शरीर से इस्तेमाल करते हैं। पर शरीर को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं? हम गाड़ी खरीदते हैं, 5,000 रुपये सर्विस कराते हैं, 10,000 रुपये तेल चेंज कराते हैं, पर इस बॉडी की कुछ होती है? जब तक बीमार नहीं पड़ते कोई मेंटेनेंस होती है? नहीं होती ना। तो आजकल, पहले ज़माने में जब एम्बेसडर फिएट होती थी, हम गाड़ी खराब होने के बाद मैकेनिक के पास जाते थे। अब जो नई गाड़ी हैं, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 वाली सर्विस ही होगी, 1,50,000 वाली ये होगी, ऐसा होता है ना। तो अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं? तो आजकल नई स्टडीज आ रही हैं कि हर 3 महीने के बाद 3-4 दिन का हमें ब्रेक लेना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, देहात में जाना चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो। कौन करता है? हम कहाँ जाते हैं? मंदिरों की लाइन में, जहाँ साल और स्ट्रेस होता है कि दर्शन करा दो, 3-3 घंटे खड़े हैं, 4-4 घंटे खड़े हैं। तो हम अपने शरीर की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे। 6 साल तक जब बच्चा पैदा होता है तो 6 साल तक उसे वैक्सीनेशन लगते हैं, किस लिए? प्रिवेंशन के लिए। पर 6 साल के बाद जब तक आप बीमार नहीं होते, कोई प्रिवेंशन होती है? सब मेरी मर्जी होती है। और आपने बोला ना कि आपके स्टोन, इसमें स्टोन ही तो बनते रहते हैं,
तो डॉक्टर तो निकालता रहेगा, बनते रहेंगे। बनने कैसे बंद होंगे? तो अब आपका जो स्टोन है वो खत्म नहीं होगा, पर आगे नहीं बनेंगे। परंतु जीवन में, जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर आप बम्बई में नहीं कर सकते हो तो बम्बई छोड़ दो, क्योंकि आपकी बॉडी एक समय तक फिजिकल स्ट्रेस ले सकती है, मेंटल स्ट्रेस ले सकती है। अब मैं सारी दुनिया छोड़ के यहाँ देहात में क्यों पड़ा हूँ? क्योंकि शरीर तो मेरा भी आपका भी है। अब मेरा शरीर वो स्ट्रेस नहीं ले सकता जो कि बड़े शहर में होता है, तो मैं गांव में रहता हूँ। अगर मुझे जिंदा रहना है, और नहीं तो खाओ पियो मौज करो, मरूंगा तो जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पर अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, सुख से जीना चाहता हूँ, शांति से जीना चाहता हूँ, तो ऐसी जगह रहो जो आपकी ताकत के अंदर हो। ताते पैर पसारिए जाति लाभी सौर। अब मैं बम्बई गया, बम्बई मेरे को नहीं भाया, मैं भाग आया। ठीक है, पैसा ज़्यादा है, पर खाऊंगा कितना? कितना खाऊंगा? पर हजम भी तो होना चाहिए ना। बटाटा बड़ा हजम ही नहीं होता। आलू भाजी, वो पाव भाजी खा ही नहीं सकता, शुगर है, क्योंकि वो गेहूं और आलू है, और शुगर बढ़ जाएगी। तो अपनी ताकत देखते हुए, अपनी उम्र देखते हुए, अपनी बीमारी देख के मैंने जगह चुनी और काम कर रहा हूँ। 142 करोड़ में सब लोग जिंदा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। अब सारे एक जगह जाके बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। और सर एक बात था, जो जितना भी ज़्यादा में पेनक्रिटिस के बीमारी होता है ना, सबका ज़्यादा सा देखा मैंने, डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन ले रहा है। मेरा तो डायबिटीज़ पूरा नॉर्मल है, बाद में मेरे को कोई डायबिटीज़ होएगा क्या, ऐसा कुछ? देखो, कल को क्या होगा किसी को नहीं पता। मैं जब पैदा हुआ था मुझे पता था डायबिटीज होगी, तो मेरे को 52 साल की उम्र में डायबिटीज हुई। अब पिछले 15 साल से रोजाना इंसुलिन लगाता हूँ। तो कल के बारे में चिंता करके तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये भी मैंने बोला, जैसा डॉक्टर ने बोला था तुम्हारा पेनक्रियास पूरा खराब हो गया। देखो, पेनक्रेटाइटिस वाले लोगों में नॉर्मल की जगह डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जितने लोग डायबिटीज है उनको पेनक्रेटाइटिस थोड़ी है। तो तंबाकू खाने वालों में लंग कैंसर की संभावना ज़्यादा रहती है, पर 40% वो हैं जिन्होंने कभी तंबाकू खाया ही नहीं है। तो मेडिकल साइंस में प्रोबेबिलिटी बोलती है, और होगी तो होगी। डायबिटीज़ का इलाज है ना, इंसुलिन लगा के मैं 15 साल से जिंदा बैठा हूँ। दिक्कत है जिसका इलाज नहीं है। हाँ, पेनक्रेटाइटिस इज ए किलर डिजीज। पेनक्रेटाइटिस मार सकती है शरीर को भी, मन को भी, और जेब को भी। आप कमाते रहोगे, खर्चा करते रहोगे, और ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पर अब आपका ये लास्ट डेस्टिनेशन होगा। हम आपकी बीमारी को रोक देंगे, पर सुकून से रहने का है। कलकत्ते और बम्बई से कोई नहीं है। जहाँ पर आपको सुकून मिलता है वहाँ नहीं होती है, जहाँ पर स्ट्रेस होता है तो हो जाती है। तो टाइम पर खाना, टाइम पर करो। जो हम यहाँ कर रहे हैं इसको करो। तुम्हारे साथ कौन आया है? वाइफ आया है। तो वाइफ को बोलो सीखो यहाँ पर ऐसे ही खाना खिलाना टाइम पर। हमको तो सिखा, मैं बोल रहा वो करेगी तुमको, कि उसको बोलना अपनी वाइफ को कि अगर हम टाइम पर खाना नहीं खाएं तो हमको बेशक पीट देना, पर खाना टाइम पर खिलाना। टाइम पर खाना नहीं खिलाएगी तो फिर हम तुमको पीटेंगे। बोले हो सकता है हम गुस्सा करें, पर तुमको मुझे खिलाना है। मेरा नाम अक्षय चौहान, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मुझे भी इनकी तरह 12 साल से 2012 में फर्स्ट अटैक आया था। उसके बाद 2016 तक अटैक आते रहे, बीच में कम हो गए, पर बाद में पेन होना ही बंद हो गया। फिर यहाँ आपने सर जैसे बताया कि फिकल इलास्टिक का वो रिपोर्ट कराया तो 1.08 ही आया है। मतलब वही तो पिछले अटैक आता कहाँ से? अच्छा, किसी डॉक्टर ने नहीं कराया था टेस्ट? ये नहीं, आज तक नहीं करवाया। बताओ, ये एलोपैथी का टेस्ट है, और मैं कौन हूँ? वैद्य हूँ। मैं तो नब्ज दे के वात पित्त का बोलना चाहिए। तो बड़ी हैरानी होती है कि आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हो, पैसा देते हो, और वो बेसिक टेस्ट नहीं कराते। उसमें पेन आना ही बंद हो और गया। आप बड़े खुश हो कि पेन नहीं आ रहा, पेन नहीं आ रहा, और अंदर कैंसर बन गया। क्योंकि फीकल इलास्टिसिस कम है, तो अब ये साइलेंट किलर हो गया। अंदर अंदर रेंगता रहेगा। जैसे पहाड़ का ग्लेशियर होता है, ऊपर पानी नहीं होता और अंदर आता है। तो उसके बाद पेन ही बंद हो गया। फिर 2022-21 में डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ कि आपका शुगर लेवल 272 फर्स्ट टाइम आया। फास्टिंग शुगर वगैरह ये हो। फिर उसका दवाई थोड़ा बहुत लिया, नहीं लिया,
फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर पेन नहीं होता था। उसकी वजह से मैं एक्चुअली रेल डाक सेवा में ड्यूटी करता हूँ। रेल डाक सेवा, RMS, रेलवे मेल सर्विस बोलते हैं ना, उसमें। अब ज़्यादा करके वो वहाँ पे नाइट शिफ्ट ही रहता है, मतलब ऑल्टरनेट ड्यूटी रहता है। आज अगर नाइट किया तो कल नहीं जाना है, परसों जाना है, फिर ऑल्टरनेट रहता है, मतलब 13 घंटे ड्यूटी किया तो दूसरे दिन छुट्टी रहता है ये। तो 2-3 साल नाइट किया, 2-3 साल मैंने डे ड्यूटी किया, 2-3 साल ऐसे ही नाइट किया। तो मेरा क्वेश्चन यही था सर कि क्या फिर से वो नाइट ड्यूटी कर सकते हैं कि इस बीमारी में नहीं कर देखो, आप सकते? खुद बता रहे हो कि आपका फीकल इलास्टिस टेस्ट 1.08 है। तो आपका एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी है। डायबिटीज भी है तो एंडोक्राइन डेफिशिएंसी है। दोनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए जरूरी है। एक्सोक्राइन एंजाइम्स शरीर के लिए, और एंडोक्राइन डायबिटीज अलग। अब ये दोनों आप लेके मेरे पास आए हो, तो मैं आपका प्रोग्रेशन तो रोकूंगा, पर यू विल हैव टू कंप्रोमाइज। मैं काम करने से नहीं रोक रहा हूँ, पर वो उपाय करने पड़ेंगे जिससे आप ठीक रहें। तो रात्रि जागरण किसको करना है, किसको नहीं करना है। अब रात्रि जागरण शरीर के लिए बुरा है, और आपको डेंट लग चुका है, तो गाड़ी में लाइट बहुत अच्छी हो तो रात को चला लेंगे, जब लाइट टूटी हुई तो रात को क्यों चलाएंगे, दिन में चला लेंगे। अभी एक सज्जन है, पैनक्रेटाइटिस के हैं, उनकी शादी होनी है। तो शादी तू एक नहीं 4 कर, पर दिन में कर। रात को थकेगा और जगेगा, क्या फायदा होगा। शादी तो दिन में भी होती है। तो आपको अपनी जिंदगी में ये बीमारी तो हम ठीक कर देंगे आपकी, परंतु अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ पैनक्रेटाइटिस। तो इंसुलिन लगा के भी कंट्रोल नहीं होती, और एक्सोक्राइन डेफिशिएंसी आपने देख ली अपनी, तो जो खराब हो गया वो ठीक नहीं होगा। अब इसके साथ आपको जीना है, तो आराम से जियोगे। जो पैनक्रेटाइटिस इंड्यूस्ड लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, उसको हम रोक देंगे। अच्छा, 12 साल के बाद, 10 साल के बाद ये थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। 10 साल तक तो आराम से करते हैं, 10 साल के बाद थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। तब आप उसी स्टेज में पहुंच रहे हो। तो हमें आपको कैंसर ना बने, और आपकी ज़िंदगी ठीक चलती रहे। जैसे यहाँ पर खाना खा रहे हो, पनीर भी खा रहे हो, थोड़ा बहुत तेल घी भी खा रहे हो, तो ऐसा खाना खाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर वो जो खाकरा भाखरा शाखड़ा जो है गुजराती, वो अलग हो जाए। यहाँ आके पनीर इतना खाया है ना कि इतना तो 2-3 साल में नहीं खाया। और वो हजम भी हो रहा है, हजम भी हो रहा है। और आपके हमने एंजाइम्स भी बंद कर दिए हैं। तो ये दवा जितना भी बचा हुआ है वो काम कर रहा है। जय श्री राम सर, मेरा नाम रामपाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से हूँ। सर मेरे को जब सबसे पहली बार पैनक्राइटिस हुआ था ना, जब पता लगा मेरे को जून जुलाई 2023 में, तो मैं बाहर घूमने गया हुआ था। दिन रात जागना, सोना, सही से नहीं सोना, ऐसे बाहर घूमने गए हुए थे यार दोस्तों के साथ। घर आया, ड्यूटी गया, 2 दिन वहाँ पे चाय वगैरह ज़्यादा होगी। तो जैसे ही घर आया, दुकान पे आया, अपने मुंशी से पूछा भी हिसाब किताब, तो मैंने चाय पी उसके साथ बैठ के, और मेरे को एकदम से वोमिटिंग और लूज मोशन, वोमिटिंग लूज मोशन, मेरा बिल्कुल यहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने वहाँ लोकल डॉक्टर पे ग्लूकोज लगवाई, पेन किलर और एसिड का इंजेक्शन लगवाया, तो मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद फिर मेरे को यहाँ से दर्द यहाँ चला गया। यहाँ दर्द जाने के बाद डॉक्टर पे गए रात को 10-11 बजे। उसने बोला भी पैनक्राइटिस है और एसिड बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इंसर्ट करके नाक से। तो उन्होंने वो मेरा निकाला सारा, जो भी एसिड वगैरह, जो पीला पीला एक लिक्विड सा था, वो निकाला। जैसे वो निकलता गया मेरे को आराम आता गया। तो उन्होंने बताया भी आपके पहले भी कमर में दर्द जाता था या नहीं जाता था। मैं जी मेरे को ये लगभग 6 महीने से चल रहा है, हल्का फुल्का। मैं सोचता हूँ ब्लोटिंग होगी, कमर में दर्द गया, तेल की मालिश की, सो गए, ठीक हो गया, हल्का फुल्का था। तो तब मेरे को पता लगा कि मेरे को पैनक्राइटिस है। तो यहाँ पे आया मैं 28 जुलाई को। तो इन्होंने मेरा 31 तारीख को फिक्कल किया, तो मेरा वो 424 आया सर। कितना? 424। 424? हाँ जी। अच्छा। तो जैसे मैंने अभी औरों का भी इंटरव्यू होते हुए सुना है, अभी फिक्कल कम है, तो मतलब पैनक्रियाज लगभग डैमेज हो चुका है, 70-80%, 90% आपने बोला। तो मेरा फिक्कल इलास्टेज बढ़ गया,
और जब मैं मैम के पास 30 जून को गया था, मैम ने लिखा था मेरा रिकरेंट एक्यूट। तो अभी जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं 5 दवाइयाँ दी हैं, जो ऊपर लिखा है उन्हें नाम मेरा और एज और क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। तो मेरा यही सवाल है सर कि एक तो मेरा फिक्कल बढ़ गया, या तो मेरा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया मैंने उन्होंने कुछ आराम किया होगा, या फिर कैसे होगा कैसे नहीं हुआ। और मेरा जबकि एमआरसीपी में भी नॉर्मल आया, तो फिर मेरा अब क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस कैसे, मतलब जी देखो, आपने जो फीकल इलास्टिसिस कराया था, लैब कौन सी थी? और अब जो कराया क्या हुआ है? तो इस देश की विडंबना है, एक अल्ट्रासाउंड एक ही जगह कराओ और करने वाला डॉक्टर अलग हो तो रिपोर्ट अलग हो जाती है। एक ब्लड सैंपल एक लैब में दे दो, दूसरे में दे दो, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो डॉक्टर लाल एक रेपुटेड लैब है। तो फीकल इलास्टिसिस ना तो इतनी जल्दी बढ़ता है ना इतनी जल्दी कम होता है। तो हम मान के चलेंगे वो रिपोर्ट गलत थी और थोड़े समय बाद फिर कराएंगे। अगर वो सडन ड्रॉप होता है तो पहली वाली सही थी। तो खुदा कोई भी नहीं है। अब हम ये नहीं कहेंगे ये गलत है कि वो सही है, पर आपको पेनक्रिलाइपेज जो दवा है या क्रियोन है, दोनों दवा एक ही है। नाक इधर से पकड़ो उधर पकड़ो, तो पेनक्रेटिक एंजाइम से, जिनको अलग अलग ब्रांड करके नाम की कंपनी बनाती है और वो अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड से बेचती है। तो 25,000 यूनिट आपको दे रहे हैं। आपकी जो बीमारी है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, तो हमारे यहाँ डायग्नोज नहीं होता है। आपके जो पुराने कागज थे उन पे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस लिखा हुआ था, तो मेरी टीम ने क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस लिख दिया क्योंकि आपको डायग्नोज हो चुका है। अब एमआरसीपी में भी लपड़ा है। यहाँ पर जोधपुर में एक एमआरआई होता था, एमआरसीपी होता था, तो हम करा लिया करते थे। तो एक सज्जन मेरे पास आए दिल्ली से, थोड़े वीआईपी थे, उनको एक अटैक आया था और उसमें कंफर्म था। वो मेरे आए और हफ्ता 10 दिन बाद हमने एमआरसीपी कराई, 10 दिन हुई होगी। उसने एमआरसीपी की रिपोर्ट ठीक दे दी। वो आप ही की तरह बोले, वैद्य जी आपकी 1 हफ्ते की दवा से मैं ठीक हो गया। मैं तो बावला है कुछ, हरियाणा में बावड़ी बूथ, मैं कुछ लोचा है। क्योंकि मुझे पता है कि वो आगे नहीं बढ़े तो सही है, पर वो वापस हो जाएगा इम्पॉसिबल है। मैं पीठ नहीं थपथपाऊंगा अपनी, मैं शक्की हो जाऊंगा। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटे रिपोर्ट में गड़बड़ है, दोबारा करो। अब उसने दोबारा करी। तो जिसको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस हो चुकी है वो कभी नॉर्मल आएगा ही नहीं, या तो पिछली गड़बड़ या नहीं गड़बड़। अब उसी दिन हमने एक मरीज की और कराई। अब उन्होंने जो रिपोर्ट दी, दोनों मरीज की वर्ड बाय वर्ड एक ही। ऐसा कैसे हो जाएगा? आपकी भी और इनकी रिपोर्ट एक जैसी कैसे हो जाएगी? तो मशीन तो लगा ली, पढ़ने वाला बावला है। तो आप अपना जो एमआरसीपी कराया है शिका को देना, ये किसी दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से उसको रिव्यू कराएगी, वो फिल्म्स रिव्यू कराएगी, और पिछली भी दे देना अगर हो तो। हाँ जी। तो हम उसको रिव्यू कराएंगे कि पहले वाले में इसमें क्या फर्क है। पीछे एमआरसीपी नहीं कराई थी, वो सिटी हैं पिछले 2 बार चलो कराया जो हुआ। भी है वो भी दे देना। तो वो अपना एक देहरादून में 1-2 अच्छे लोग हैं, वो रिव्यू करते हैं, 1,000-2,000 रुपये लेके रिव्यू कर देंगे। एक तो शक वो निकलेगा। फीका इलास्टिस से 26 से 402 होना हैरानी की बात है। तो कहीं ना कहीं लोचा है इसमें, या तो वो गड़बड़ या ये गड़बड़। पर डॉक्टर लाल के और हमारी जो है, हमको कल एक ही चीज़ है कि गुड क्वालिटी रिपोर्ट, इसीलिए उनको बिठाया, क्योंकि 10 जगह की रिपोर्ट में 10 चीज़ें होती हैं। ठीक, आपको हाइड्रस हर्निया भी है, एच पाइलोराई भी है, दोनों सब यही के हैं। तो पैनक्रेटाइटिस आपका कंफर्म है, ये आप ही कह रहे हो, और डॉक्टर ने दवा भी खिलाई है। पर इतने दिन होने के बाद क्रॉनिक के बाद एक्यूट नहीं बनता, एक्यूट के बाद तो क्रॉनिक बन जाता है, समझे ना? तो आपको पहले रिव्यू करा लेते हैं
और रिव्यू कराने के बाद फिर से उस पर विचार करेंगे, क्योंकि हाइटस हर्निया में भी वही सिम्टम हो सकते हैं जो पेनक्रेटाइटिस में होते हैं। पर अमाइडीज लाइपेज बढ़ेगा भी आपके? हाँ बढ़ते हैं जी। किसने? पहले तो जब स्टार्टिंग में होता तब तो काफ़ी बड़े थे, किसने? 1400 1500 ऐसे हाँ, भी तो गया, वो एक है 800 कि 900 भी आपको गया। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का अटैक तो हो चुका है, हाँ जी, हाँ जी। पर फिर भी जो आज की स्थिति है उसको रिव्यू करना जरूरी होगा। दो चीज़ें में कंफ्यूज हो गए, नॉर्मल एमआरसीपी और नॉर्मल फीकल एलास्टिस टेस्ट। और कई बार क्या होता है कि आप जब ये एंजाइम्स ज़्यादा लेते हो, इसकी वजह से भी टेम्परेरी बढ़ जाते हैं। तो अब जो रिपोर्ट आएगी इसके बाद 3-4 महीने बाद, वो आएगी आपके एक्चुअल की। आप कोई उधार लेके जेब में पैसे लेके आ जाए, मुझे क्या पता उसकी कमाई क्या है कि उधार क्या है। पर क्रॉनिक से एक्यूट नहीं होता, एक्यूट से क्रॉनिक होता है। अब तबीयत कैसी है यहाँ पर? ठीक है जी बिल्कुल। कभी कभी यहाँ जलन वलन सी हो जाती है, गैस्ट्रिक सा होके गैस सी बनती है क्योंकि ये ज़्यादा। सब चीज़ें साथ साथ है, गैस्ट्राइटिस, सारा पेनक्रेटाइटिस। भी यहाँ पे भी दर्द चला जाता है कभी कोई हल्का फुल्का। हाँ, गैस वैस बनती पहले है। ज़्यादा होता था, अब यहाँ पे थोड़ा कम है। चलो ठीक है, तो आपकी अपनी फिल्म दे देना, रिव्यू कराते हैं उन्हें। जी मैं वीक में एक बार खेलता हूँ अभी क्रिकेट, बंद कर दो, खेलता हूँ। तो अभी कितने दिन तक बंद करना? अभी शांति रखो जब तक मैं ना बोलूँ तब तक, 3 महीने। क्योंकि ये जंपिंग से ग्रेविटी के साथ इसकी सूजन बढ़ती है। आप पहले रिव्यू कराओ, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू कर यहाँ पे मैं अभी तो मैं साथ फिल्म तो मैं साथ में नहीं लेके आया हूँ, मंगवा लो, कोरियर से मंगवा लो। तो अभी 3 ही दिन रहते हैं मेरे, कोरियर से नहीं आ पाएगी। हाँ? 3 दिन में नहीं आ पाएगी तो क्या कोरियर हो गया, तो कराना तो ही ना वो। से। आप कब जा रहे हो? मैं 17 को। हाँ, तो आप देहरादून के पते पे मंगा लो, शिखा के। तो वहाँ भेज देता हूँ मैं, हाँ, वहाँ भेज दो, करा लेंगे, उसमें आपका रहना नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़ोन पे बात हो जाएगी वो। हाँ, वो सब बता देंगे आपको कि आपकी रिव्यू कराइए क्या चीज़ है। ठीक है। एक दिन का तो खेल है नहीं। तो आपने जो मुझे बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपकी दोनों चीज़ें रिव्यू होनी ज़रूरी है। फीकल एलास्टिसिस 3 महीने बाद, और ये MRCP CT स्कैन, इनका एक कंपेरिजन। क्योंकि मैं बैनर्स को नहीं देखता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं जिनको हॉस्पिटल में कैंसर डिग्नोज कर दिया, तो कैंसर था ही नहीं। एक दिल्ली के बहुत बड़े IAS ऑफिसर थे, सारा खानदान IAS ऑफिसर, उनको हिंदुस्तान में लंग कैंसर डायग्नोज कर दिया। मेरे पास आए, मैंने कहा तजुर्बा मैं डायग्नोज नहीं करता हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि आपको कैंसर है। तो बड़े बीत के, सरकार में थे, बड़े होते, बोले वैद्य जी आप डायग्नोज नहीं कर सकते तो इलाज कैसे करोगे? मैं देखे जी, मैं डायग्नोज, मेरे को तो आँख मीच के करना चाहिए, पर आपके जो मैं लक्षण देख रहा हूँ मेरे को मिल नहीं रहा। तो लंदन गए। कैन यू इमेजिन कि जिसको VIP को दिल्ली में कैंसर डिक्लेयर किया और लंदन में स्लाइड उठा के फेंक दी कि स्लाइड बेकार है, उसे कैंसर था ही नहीं। तो एक ने मेरी ज़िंदगी भरी पड़ी इनसे, तो मैं नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पे। सो मेरा नाम स्वप्निल राउत है, मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। सो मैं IT में जॉब करता हूँ 13 साल से। तो मुझे पेनक्रेटाइटिस डायग्नोस हुआ 2019 में। उसके बाद 2 पैनक्रेस की सर्जरी हुई, इन्फेक्शन निकला। देन 2022 में मेरा गॉल ब्लैडर निकला उन्होंने। 23 में फिर से मुझे अटैक आ गया, तो 23 में फिर से 2 बार स्टेंट डली। तो जैसे बोला कि डग ब्लॉक है, तो स्टेंट डालने के बाद फिर से 2 साल ठीक रहा। लेकिन अभी दिसंबर 2024 से फीवर स्पाइक आते हैं मुझे। तो 6 बार मैं एडमिट हुआ डायरेक्ट ICU। तो जैसे ही फीवर आता था 100 के ऊपर चला जाता था, एंड देन BP सडनली ड्रॉप होता था। तो जब टेस्ट करवाए तो फिर से उन्होंने बोला कि MRCP किया, तो बोला कि तुम्हारा डग ब्लॉक है, तो स्टेंटिंग करना पड़ेगा। तो 2 बार ERCP के स्टेंटिंग का ट्राई किया, बट डग नहीं मिल रहा है उनको अभी, तो उन्होंने अभी कुछ किया नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो डग ब्लॉक है, तो क्या पड़ाव के जो मैं अभी मेडिसिन ले रहा हूँ उससे डग अनब्लॉक हो सकता है या नहीं होगा? तो फिर क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेगी कि मुझे फिर से अटैक ना आए इसके बारे? आज कैसे हो आप? अभी ठीक हूँ मैं। यहाँ आने के बाद क्या क्या अच्छा हुआ है? डाइट जो मैं ले रहा था, वो मतलब जो यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट, वो थोड़ा कम था मेरा। हजम हो रहा है? हाँ, हजम हो रहा। और आप एंजाइम्स खाते थे? हाँ, एंजाइम क्रेयोन लेता था तो मैं। अब आप बगैर एंजाइम्स के एक तरह की नॉर्मल डाइट खा रहे हो, यस। 2-4 चीज़ें बंद है। हाँ। तो अगर आपकी गाड़ी ऐसी चलती रहे तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि जो बंद हो गई वो तो खुलेगी नहीं।
और जो बंद है उसके साथ आप खा पी रहे हो, तो ऐसे ही रहोगे। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे को हार्ट अटैक हो गया और मेरा 50% हार्ट खत्म हो गया 2002 में। तो स्टंट डले थे, स्टंट लगने के बाद हार्ट अटैक हुआ था। पहले ब्लॉक हुआ और वो हुआ ओवर एक्सरसाइज से, फाड़ ली अपनी, उससे ब्लॉक हुआ। ब्लॉक के लिए स्टंट लगा, स्टंट लगने के 2 महीने बाद हार्ट अटैक हुआ, हो गया। उसके 6 महीने बाद फिर से मैंने एंजियोग्राफी कराई, तो पिछला तो ठीक था, 80% ब्लॉक हो गया। जीजा मेरा डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, बोला यार इतनी जल्दी होता तो है नहीं, तो हम दूसरा डाल देते हैं। मैंने कहा तुम डालते रहोगे, पिछला तो ठीक है, नया क्यों बना? सारे खा रहा हूँ, तुम्हारी ये ब्लड थिनर वगैरह सब खा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी केमिस्ट्री खराब हो गई। और 4 अगस्त 2002 को मैंने सब दवाइयाँ उठा के फेंक दी, कोई स्टंट नहीं कराया। अब 23 साल के बाद मेरा ब्लॉकेज वैसा का वैसा ही है। हार्ट 50% डैमेज हो चुका है, जी रहा हूँ ना आराम से। मतलब अभी ब्लॉकेज का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैंने जैसे कहा भूल जाओ ना उसे, वो अपने आप कोलेट्रल। तो मेरा जिंदगी चल रही है। अब मैं टेस्ट कराने जाऊं, तो टेस्ट जब कराऊंगा तो मुझे अपना हार्ट दिखाई देगा जैसे चंद्रमा का ल्यूनर स्पेस, ये डैमेज हो चुका है, वो ठीक हो नहीं सकता। उसे देख के खराब क्यों करूँ, अपने पैसे क्यों खराब करूँ? मैं टेस्ट ही नहीं करा था। तो कहते टेस्ट करा लो, मैंने कहा आप वापस करोगे? बोले नहीं। बढ़ने से रोक पाओगे? बोले नहीं। तो मैं टेस्ट क्यों कराऊँ बिना बात? तो आपकी और मेरी कहानी एक है कि मैं अपने टूटे फूटे लिवर के साथ जी रहा हूँ, आप अपने टूटे फूटे पैनक्रियास के साथ जिए जाओ, रो क्यों रहे हो? आपको ना स्टंट लगेगा, ना अस्पताल जाओगे, कहीं नहीं जाना, आराम से खाओ, आराम से जियो। दूसरा एक मेरा छोटा क्वेश्चन है कि अब पढ़ो में ऐसी कोई केस आई थी क्या जिन पेरेंट्स को पैनक्रेटाइटिस था बहुत है। और उनके बाद उनके बच्चों को हाँ, एज ए जेनेटिक हो गया? बहुत सारे हैं। ओके, तो उसमें क्या प्रिकॉशन? अभी मेरे कोई 11 प्रिकॉशन मंथ नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है। ओके, उसमें कोई मेरे पास एक जम्मू से बच्ची आई, छोटी बच्ची, उसको पैनक्रेटाइटिस हुई, वो ठीक हो गई। अब उसके बाद उसकी माँ को हो गई, बच्ची की माँ को। हाँ, छोटी बच्ची थी, वो ठीक हुई तो बच्ची की माँ को हो गई, माँ को ठीक हो गई तो उसके बेटे को हो गई। तो मैं कोई नहीं होता ना बताने वाला किसको होगी, तो प्रिकॉशन क्या बताऊं? हाँ, ये पता है जिसको भी होगी ठीक हो जाएगा। तो सोची ना, आपको सोच के हुई थी क्या? नहीं। तो फिर बगैर सोचे चीजें होती है। मैंने सोचा था कभी, मैं 1280 रोज कूदता था कि मुझे हार्ट अटैक होगा, पर हार्ट अटैक नहीं होता तो मैं किसी का इलाज नहीं कर रहा होता आज। बोला ना मैंने, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद मैं एक जगह टिक गया तो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे कुछ हुनर दिए हैं, हर एक को देता है। पर घूमने का इतना शौक था कि बस गाड़ी चलाता रहा दिन भर। अब भगवान ने लगा दी ब्रेक। अब जब खाली बैठ नहीं सकता तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहता हूँ। तो सोचा वाह, किसी का पूरा नहीं हुआ। अब आराम से शांति के साथ काम करो, और आप जब देखोगे, जब आप एक जगह बैठ के काम करोगे तो आप ज़्यादा काम करोगे। सर एक छोटा क्वेश्चन था। अभी 27 साल का हूँ मैं, 1 साल पूरा ट्रीटमेंट लेंगे, पूरा मतलब जो क्या कहा गया है वो पूरा फॉलो करेंगे। लेकिन 1 साल के बाद जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो भी लाइफ स्टाइल है वो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन उसके बाद ट्रैवलिंग, मतलब जैसे मैं बाइक राइड या कार या फिर गोवा में घूमना भी। सब चीज़ों का एक मॉडरेशन होता है। हाँ। सब चीज़ों का, और आपको अपनी ताकत के हिसाब से देखना है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं एक समय था कि देहरादून से गाड़ी उठाई 4 बजे, 8-8:30 बजे दिल्ली पहुँचा, 4 घंटे मीटिंग करी, फिर वहाँ से गाड़ी उठा के 4-4:30 बजे वापस, तो 12 घंटे में 600 किलोमीटर गाड़ी चला ली। फिर 12 घंटे बाद फिर दिल्ली चला गया, वो समय कर लिया। पर आज करूँगा तो लेट जाऊँगा। अब मैं दिल्ली जाता हूँ तो मुझे 2 दिन आराम करना पड़ता है। आपको अपने शरीर को देखना है। तो अब मेरे लिए वही नॉर्मल है ना। हाँ, मैं पिछले जैसा नहीं हो सकता। अब पिछले जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो आपकी ताकत है उसके हिसाब से खाना खाना, जो आपकी ताकत है उसके हिसाब से रहना, यही जीवन का फड्डा है। सर तो मुझे सर्जरी की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी इस ट्रीटमेंट के बाद? भूल जाओ ना, पैनक्रेटाइटिस में कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी अगर रहोगे तो। ओके। सर्जरी से ठीक होता तो ये मैं पड़ाव खोलता ही नहीं।
अच्छा, जैसे एलोपैथी में हम गए, जहाँ भी गए, सभी लगभग जितने भी पेशेंट हैं, जैसे हम बैठते हैं शाम को बातचीत करते हैं, तो बाहर जितने भी डॉक्टर हैं, आयुर्वेद में भी हमने कंसल्ट किया है, वो ये बोलते हैं दूध और दूध से बनी चीज़ें बंद। लेकिन हमने यहाँ देखा है अभी अच्छे, हम दही भी खा रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ दूध को छोड़ के बाकी दूध के सभी प्रोडक्ट ले रहे हैं, मलाई भी ली है। तो अब ना तो खाली पेट वाला कैप्सूल, DSR वगैरह भी नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, फिर भी पहले से कुछ ठीक है। लेकिन अभी अभी कभी डकारें और ये हो जाता है जब ज़्यादा पनीर ज़्यादा हो जाता है डाइट में, जिस दिन तीनों टाइम पनीर मिल जाता है। थोड़ी सी मात्रा कम कर लो, मिलेगा तो तीनों टाइम ही, मात्रा कम कर लो। अच्छा, और एक और सवाल था, ये मतलब रात को कहते हैं भी रात को दूध पीना चाहिए, अब यहाँ से जाने के बाद 1 साल 3 महीने या कितने दिन हमें रात को दूध नहीं पीना है? या नहीं मिल रहा? नहीं, यहाँ दूध तो नहीं देते, हाँ वो खीर वगैरह देते हैं हाँ तो शाम वही को। खानी है, बस दूध नहीं पीना। 2014 में जब हम प्रसिद्ध हुए पैनक्रेटाइटिस के बारे में, तो देश के वैद्यों में पैनक्रेटाइटिस का इलाज करने की बाढ़ आ गई मेरी प्रसिद्धि देखने के बाद। वो कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, पर ये एक आविष्कार है जो वैद्य चंद्र प्रकाश जी के द्वारा हुआ, इसका किताबी आयुर्वेद से कोई मतलब नहीं। तो वो आंख मीच के डॉक्टरी भाषा में दूध बंद कर देते हैं। हमको पता है इसका कॉज क्या है और क्योर क्या है, तब हम वो खाना देते हैं जो जरूरी है। दूध हम क्यों नहीं देते हैं कि दूध जब बॉडी में लेते हैं तो उसे फाड़ने के लिए एसिड ज़्यादा बनाना पड़ता है, और दही फर्मेंटेड है, तो पनीर भी फटा हुआ है। तो आपको अगर दूध कभी पीना होगा तो गरम गरम दूध में नींबू निचोड़ के पी ले भाई, दूध को फाड़ना है। तो इसीलिए मैं दूध आपको नहीं दे रहा हूँ कि दूध दूंगा तो आपके पेट को ज़्यादा तेजाब बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा तेजाब बनाने के लिए उसके लिए लीवर और पैनक्रियास को ज़्यादा बाइल बनाना पड़ेगा। तो जहाँ हाथ तंग हो तो वहाँ क्यों करें? तो चावल ले विधाइए, वो दूध के फाड़ने का काम कर देता है। तो खीर नुकसान नहीं करती। तो इसको बोला संयोग भेद से गुण परिवर्तन, कि जब दो चीज़ मिलाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। जैसे विस्की और सोडा तो चलती है, दूध और सोडा नहीं चलता ना। संयोग है ना कि इसके साथ क्या मिलाना है। कभी बोले जी मैं तो दूध में विस्की डाल के पीऊंगा, तो दूध के अलग गुण है, विस्की के अलग गुण है। कभी देखा किसी को दूध के साथ विस्की? लस्सी के साथ तो पी लेते हैं जी। हाँ तो आप हरियाणा के हो ना, कुछ चौकट लोग हैं, क्योंकि लस्सी इनके खून में जमी हुई है और दारू तो पीनी पीनी है। नहीं, मैं नहीं, दोस्त और पी हाँ लेते तो हैं। हरियाणा के लोग क्या ना कर सकते हैं, वो तो सब कर सकते हैं। इसलिए तो ऊत बोलते हैं, हरियाणा के ऊत आ गए भाई ऊत। तो लस्सी में दारू पहली बार सुनी है मैंने। अब जो डेटा हमारे जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं लगातार, तो विटामिन डी की कमी सब में है। तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में हमको देखने के बाद विटामिन डी टेस्ट होने लगा है, सबके कम है। तो आप सूरज लेते ही नहीं हो, वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को खराब करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पैनक्रियास पे इफेक्ट करता है। तो जब आप नेचर से दूर होते जाओगे तो नेचर कैसे आपके साथ रहेगी? तो अभी जो रात्रि जागरण का खेल आया ना, ये हमारा पहला पेपर पब्लिश हुआ है और लगातार उसको लोग साइड कर रहे हैं, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे कि क्या चीज उसके आगे देख। दारू 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 जाते ही पूछे, दारू तो नहीं पीते, दारू तो नहीं पीते। सबसे एक सवाल पूछा होगा ना, किसी ने पूछा आप रात को कितने बजे सोते हो यहाँ के अलावा? किसी ने नहीं पूछा ना। स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से भी होता है ये। सब कुछ है। मेरे को बहुत ज़्यादा रात को देर तक जगना 93% में मिला है, तो हमें देखे तो सही। तो हम जो यहाँ पर जो टीम बैठा रखी है, ये खोदते हैं ना आपको, कब सोते थे, क्या करते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, सुबह उठ के क्या खाते थे। तो सब में हमने देखा कि स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट 93% जो रात को देर से सोते हैं। तो ठीक रहने के लिए जो नियम है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज।